हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने अवकलन गणित से संबंधित अध्ययन किया था, जिसमें अवकलन क्या होता है, उसको किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले देखे थे। और उन फॉर्मूलों के अंदर मैं ये कह रहा था आपको कि यदि आपने अवकलन सीख लिया है तो समाकलन बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि समाकलन क्या है, अवकलन का विपरीत होता है, या कह दो कि प्रतिलोम होता है। अब अपन लेके चलते हैं समाकलन गणित, यानी समाकलन क्या होता है, जिसको अपन इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ अपन बात करेंगे कि समाकलन को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, समाकलन होता है क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपन कह रहे हैं कि एक फलन है जिसको अपन f(x) लिख दें, और इस f(x) फलन का अपन यदि अवकलन करते हैं तो वो अवकलन क्या होता है, d/dx। और यदि इसका मान अपने पास gx प्राप्त होता है, क्या कह रहे हैं कि फलन f(x) का अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और इसका मान अपने को क्या प्राप्त होता है, gx प्राप्त होता है। तो इस gx का यदि अपन समाकलन करते हैं तो वो f(x) के तुल्य प्राप्त होगा। यानी gx का अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में करना है। तो यहाँ अपन इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, इंटीग्रेशन, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, किसके सापेक्ष में, dx के, यानी इंटीग्रेशन gx dx। तो जैसे यहाँ पर dx है वो बटा में रहता है, तो इसी प्रकार से यहाँ ये जो dx है वो गुणा में रहता है। यहाँ d/dx अपने को ये दर्शाता है कि x के सापेक्ष अपन को f(x) का क्या करना है, अवकलन करना है। यहाँ ये जो dx है और ये सिंबल, ये दोनों मिलकर के कहते हैं कि gx का x के सापेक्ष में क्या करना है, समाकलन करना है। अब यदि इसका मान अपन ज्ञात करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये मान क्या प्राप्त होगा, gx का समाकलन f(x) होगा, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, f(x) हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फलन का समाकलन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। समाकलन है उसको अपन दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो है निश्चित समाकलन और एक है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, दूसरा है निश्चित समाकलन। अब अपन एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं कि अनिश्चित समाकलन क्या होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि एक फलन f(x) लिया और उसका यदि अपन अवकलन करते हैं तो क्या मान प्राप्त हो रहा है, gx प्राप्त हो रहा है। अब इस gx का यदि अपन समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये f(x) प्राप्त होगा। अब एक रूप और लेके चल रहे हैं कि यदि यहाँ f(x) के साथ में कोई अचर राशि प्लस में होती, अचर राशि अपन c लेके चल रहे हैं, और इसका यदि अपन अवकलन करते हैं d/dx करते हैं तो फिर क्या मान प्राप्त होगा। यहाँ अपन ने कहा था कि जब दो राशियाँ होती हैं और उन दोनों राशियों का यदि अपन अवकलन करते हैं, दोनों राशियाँ योग में हैं, तो इन दोनों का अलग अलग अवकलन कर देंगे और उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ भी अपन इन दोनों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx किसका, f(x) का, और प्लस में अब d/dx किसका होगा, c का, तो d/dx होगा c का। फिर अपन ने कहा था कि यदि कोई राशि अचर है और उसका यदि अपन अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, d/dx f(x) हो गया। और इसको अपन क्या लिख रहे थे, gx। यहाँ से अपन देखें d/dx f(x) इक्वल टू क्या है, gx है, तो इसका मतलब ये हो गया gx। तो यहाँ से यदि अपन इस gx का समाकलन करते हैं तो क्या मान प्राप्त होना चाहिए, f(x) प्लस c होना चाहिए। यानी यहाँ अपन कहें इंटीग्रेशन gx dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f(x) प्लस में c होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन देखें कि एक तो यहाँ इस रूप में gx का समाकलन f(x) प्राप्त हो रहा है, एक इस रूप में अपन देखें तो gx का समाकलन क्या प्राप्त हो रहा है, f(x) प्लस में c प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ एक अचर राशि c की अनिश्चितता अपने को प्राप्त हो रही है। इसलिए अब यहाँ ये बात आती है कि इसको अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं। इसको अनिश्चित समाकलन इसलिए कहते हैं कि अपन यहाँ जो समाकलन कर रहे हैं वो किसी भी निश्चित सीमा के मध्य नहीं कर रहे हैं, अनिश्चित सीमाओं के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और अनिश्चित समाकलन में यहाँ अनिश्चित राशि यानी अचर राशि अपन जोड़ देते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि यदि
समाकलन किसी निश्चित राशियों के मध्य नहीं होता है तो वो अनिश्चित समाकलन है, और उस अनिश्चित राशि में एक अचर राशि का अपन योग करते हैं, ये सदैव होगा। इस राशि के जोड़ने से अवकलन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ये निश्चित करना है कि किसी भी प्रकार से अनिश्चित समाकलन में अपन अचर राशि जोड़ेंगे। इसके पश्चात अपन लेके चलते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन के लिए अपन ये कहते हैं कि जब समाकलन को निश्चित सीमाओं में करते हैं, यानी मान लेते हैं कि समाकलन किन्हीं दो बिंदुओं A और B के मध्य अपन करते हैं, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, निश्चित समाकलन कह देते हैं। अब निश्चित समाकलन के लिए अपन क्या करते हैं कि ये लिमिट हो गई अपने पास, A से B के मध्य ही करना है, इसलिए यहाँ समाकलन के चिन्ह के साथ में अपन क्या करेंगे, A और B को लिमिट के रूप में दर्शाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे इंटीग्रेशन A से B gx dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए नीचे की जो लिमिट है, सबसे पहली जो लिमिट है उसको अपन नीचे लिखते हैं, फिर लास्ट की जो लिमिट है इसको ऊपर लिख देते हैं। समाकलन के चिन्ह के नीचे और ऊपर लिखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे अपन इस प्रकार से। ये जो सिंबल है इसको तो अपन इंटीग्रेशन से पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन A टू B, यानी A से लेकर के B तक अपने को समाकलन करना है। किसका करना है, gx का करना है। किसके सापेक्ष में करना है, x के सापेक्ष में करना है। अब यदि इसका मान अपन ज्ञात करते हैं तो ये मान अपने पास क्या है, यहाँ आपने देखा gx dx का मान क्या आ रहा है, समाकलन fx आ रहा है, तो यहाँ इसको अपन लिखेंगे fx। फिर ये जो लिमिट है वो लिमिट कहाँ गई, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये कोष्टक में बंद किया और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक, तो इस प्रकार से इसको व्यक्त कर देंगे। अब अपन क्या करेंगे कि इस x के स्थान पर सबसे पहले इन लिमिटों का उपयोग करेंगे। लिमिट का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, तो यहाँ x के स्थान पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे, तो इसका मान हो गया fb। फिर माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ ये जो x है इसके स्थान पर नीचे की लिमिट a लिख देंगे, तो ये मान आ जाएगा fa। तो इस प्रकार से अपने पास इसका समाकलन ये प्राप्त होगा। करने का तरीका ध्यान रखना, समाकलन किया, लिमिट ऐसी की ऐसी अपन लिख देंगे। लिमिट रखते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, फिर माइनस में नीचे की लिमिट रख देते हैं। अब अपन लेके चलते हैं समाकलन के कुछ फॉर्मूले किस प्रकार से हैं। मैंने आपको कहा था कि अवकलन के यदि फॉर्मूले आपको याद है तो समाकलन के फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन C1 dx इक्वल टू, यहाँ अपन कह रहे हैं कि C1 एक अचर राशि है और अचर राशि का x के सापेक्ष अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। जैसे अपन ने अवकलन में कहा था कि अवकलन में यदि अचर राशि आती है और उसका अपने को अवकलन करना होता है, तो इसके साथ में यदि कोई राशि गुणा में है तो अचर राशि बाहर चली जाती है। जैसे अपने कहा था dy dx cx है, तो इसमें ये जो c है वो अचर राशि है, तो ये बाहर आ जाती है और dx dx हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन करेंगे, ये जो C1 अचर राशि है ये भी यहाँ क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी और इंटीग्रेशन dx बचेगा। फिर आगे अपन इंटीग्रेशन और dx को सरल करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन और dx के बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और इसका मान कितना आएगा, C1 x प्लस में अचर राशि एक जोड़ते हैं अपन, जिसको c से व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx हो तो इसका समाकलन क्या होगा। अवकलन आपने पढ़ा था dy dx x की पावर n हो तो इसका अवकलन क्या होता है, घात पहले आ जाती है और घात में से एक कम कर देते हैं। अब अपने को इसका उल्टा करना है, पहले अपन क्या कर रहे थे, इसमें घात को पहले लेके आ रहे थे, घात में से एक कम कर रहे थे, तो सबसे पहले घात में से एक कम करने के बजाय एक जोड़ देंगे, यानी उल्टा करना है। तो यहाँ x की पावर n है, इसके अंदर एक जोड़ देंगे, फिर इसे जुड़ी हुई घात का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो ये n+1 का भाग लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर n है वो गुणा हो रहा था, तो यहाँ ये भाग में आएगा। फिर एक अचर राशि और अपन जोड़ते इसमें, जो कि c है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से n का मान -1 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे जहाँ n इज नॉट इक्वल टू
-1। अब यदि n -1 होगा तो क्या होगा, -1 यहाँ रख देंगे तो -1 + 1 यानी 0, और x की पावर 1/0, ये तो इनफाइनाइट हो गया। इसलिए यहाँ n का मान -1 हो तो फिर इसके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। अब अपन ये देखते हैं कि यदि -1 हो तो क्या होगा। तो फिर अपन लिखेंगे तीसरा सूत्र, इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx। इसका आपने अवकलन पढ़ा था d/dx log x इक्वल टू क्या था, 1/x था। अब अपन कह रहे हैं कि log x का यदि अवकलन 1/x है तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा, यानी 1/x dx इक्वल टू क्या आएगा, log x, और प्लस में अचर राशि c आएगी। फिर अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x dx। तो इसका मान क्या होगा, आपने अवकलन में देखा था कि d/dx e⁻x इक्वल टू क्या होता है, e⁻x ही होता है। इसलिए यहाँ e⁻x का यदि समाकलन करेंगे तो b कितना मान आएगा, e⁻x ही आएगा। अब यदि यहाँ पर ये ले लेते इंटीग्रेशन e⁻ax dx, यानी e⁻ax का अपन x के सापेक्ष में समाकलन करते हैं, तो वहाँ अपन अवकलन में क्या कर रहे थे, ये जो a है इस a को गुणा कर रहे थे, तो यहाँ ये मान आएगा e⁻ax। यहाँ इसका विपरीत करना है यानी भाग देना है, तो ये आ जाएगा a का इसमें भाग लग जाएगा, प्लस में अचर राशि c इसमें चलेगी ही। अब इस पर आधारित अगला फॉर्मूला लेते हैं। यदि अपन ये ले लें इंटीग्रेशन e⁻ax प्लस b dx हो तो फिर इसका समाकलन क्या होगा, e⁻ax प्लस b का समाकलन तो यही रहेगा, e⁻ax प्लस b, और बटा में क्या आ जाएगा, इस x का जो गुणांक है वो बटा में आ जाएगा a, और प्लस में अचर राशि c होगी। अब अपन चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए समाकलन, इंटीग्रेशन sin x dx, इसका समाकलन क्या होगा। तो इसके लिए पहले अपन अवकलन देखते हैं। आपने पढ़ा था d/dx sin x इक्वल टू क्या था, cos x। फिर आपने पढ़ा था d/dx cos x इक्वल टू माइनस का sin x। अब यदि यहाँ माइनस sin x का समाकलन करते हैं तो cos x आएगा, जबकि यहाँ तो अपने पास sin x है, इसलिए इस माइनस को अपन इधर ले लें, यानी sin x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x आएगा। इसलिए यहाँ आप लिखेंगे माइनस का cos x प्लस में अचर राशि c आ जाएगी। अब आपके समझ में आएगा कन्फ्यूजन कहाँ होती है। जैसे अपन कह रहे थे पहले कि यहाँ कन्फ्यूजन होती है, क्या कन्फ्यूजन होती है कि sin x का जब अपन अवकलन करते हैं तब तो cos x आता है, और sin x का जब समाकलन करते हैं तो माइनस का cos x आता है। तो यहाँ ये समस्या आती है कि माइनस किस में है, प्लस किस में रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखना है कि प्लस किस में आएगा और माइनस किस में आएगा। इसके बाद अपन लेके चलते हैं अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन sin ax dx हो तो फिर मान क्या होगा। तो सबसे पहले साइन के लिए करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos ax। फिर ax के लिए करेंगे तो इस a का क्या होगा, भाग लग जाएगा, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1/a, और प्लस में अचर राशि c आ जाएगी। हो गया, sin ax का समाकलन क्या होगा, माइनस का 1/a cos ax होगा। इसी पर आधारित अगला फॉर्मूला अपन लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन sin ax प्लस b dx हो तो फिर मान क्या होगा। ऐसी स्थिति में साइन का तो वही आ जाएगा अपने पास, माइनस में cos ax प्लस b, और यहाँ तो इस x का गुणांक a है, इसका भाग लग जाएगा तो ये 1/a आ जाएगा, और प्लस में अचर राशि c इसमें आती है।
अब इसी प्रकार से कोस के लिए अपन 3 फॉर्मूले लिख सकते हैं, तो केवल एक फॉर्मूले से ही अपन इसको पूर्ण कर देते हैं, बाकी 2 फॉर्मूले आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपना फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपको ये देखना है कि कोस एक्स अवकलन किसका है, तो कोस एक्स अवकलन किसका है, साइन एक्स का, तो यहाँ इसका समाकलन क्या हो गया, साइन एक्स और प्लस में राशि सी आती है, यानी इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स और प्लस में राशि सी आ जाएगी। इसके बाद आपने अवकलन में ये पढ़ा था डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सेक स्क्वायर एक्स का यदि अपन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा। तो अगला फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस में c। फिर आपने पढ़ा था d बाई डी एक्स कोट एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए यहाँ आप इसका विपरीत समाकलन का सूत्र बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स का यदि अपन समाकलन करेंगे तो ये माइनस इसके साथ में लग जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कोट एक्स प्लस में राशि सी आ जाएगी। इसके बाद आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो इसका अवकलन क्या आया था, सेक एक्स इंटू 10x। तो इसका मतलब हो गया कि सेक एक्स 10x का यदि अपन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। तो अगला फॉर्मूला हो गया अपना इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स प्लस में राशि सी आ जाएगी। फिर अपना अगला फॉर्मूला लेते हैं जिसमें आपने पढ़ा था अवकलन में कि डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। इसलिए इसे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का यदि अपन समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोसेक एक्स आ जाएगा। तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक एक्स प्लस में सी। अब अपन बात करते हैं संक्रियाओं पर आधारित कुछ फॉर्मूलों की। जैसे अपन ने कहा था कि 2 फलन हैं, उन 2 फलनों का यदि योग, व्यवकलन या गुणा और भाग होता है तो अवकलन अपन किस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से अपन योग, व्यवकलन और गुणा के लिए समाकलन भी पढ़ेंगे कि इस प्रकार से इनका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं, पहला फॉर्मूला अपने यहाँ ये रहेगा, यदि 2 राशियाँ f(x) और g(x) इन दोनों का योग होता है तो फिर इनका समाकलन कैसे करेंगे। समाकलन इसका होगा दोनों राशियों का इसी प्रकार से जैसे अपन अवकलन करते थे, ठीक इसी प्रकार से दोनों राशियों का अलग अलग समाकलन हो जाएगा और उनका योग हो जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस में इंटीग्रेशन g(x) dx, यानी दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन करके उनका योग कर देंगे। फिर यदि ये योग में न होकर के व्यवकलन में हो तो इंटीग्रेशन f(x) माइनस में g(x) dx हो, तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, दोनों राशियों का अलग अलग समाकलन करेंगे और फिर उनको घटा देंगे, यानी इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस में इंटीग्रेशन g(x) dx हो जाएगा। अब यदि दोनों राशियां गुणा में हो यानी इंटीग्रेशन f(x) g(x) dx हो तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अपन सिंपल रूप में जैसे अपन मल्टीपल में अवकलन कर रहे थे वैसे यहाँ पर अवकलन की तरह समाकलन नहीं होगा। इसके लिए एक अलग स्थिति होती है कि यहाँ इन दोनों में से किसी एक फलन को फर्स्ट और एक को सेकंड मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये जो राशि है या ये जो फलन है ये फर्स्ट है और ये फलन सेकंड है। तो यहाँ फर्स्ट जो अवकलन लेके यहाँ जो फर्स्ट फलन लेके चल रहे हैं
उस फर्स्ट फलन को तो ऐसा कैसा लिख देते हैं एफ एक्स, और द्वितीय का क्या कर देते हैं अपन समाकलन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स हो जाता है। फिर माइनस में फर्स्ट जो फलन लिया है अपन ने उसका तो अपन अवकलन करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स। फिर सेकेंड का क्या करते हैं समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। फिर ये जो पूरा भाग हो चुका है इसका फिर से अपन क्या करते हैं समाकलन करते हैं डी एक्स के सापेक्ष में। तो इस प्रकार से अपने को इन दोनों फलनों के गुणा का समाकलन प्राप्त हो जाता है। क्या किया अपन ने इसमें, पहले दोनों फलनों में से एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड माना, फिर फर्स्ट को ऐसा कैसा रखा, सेकंड का समाकलन किया, फिर माइनस में फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन किया, फिर इन दोनों का फिर से क्या कर दिया समाकलन कर दिया। तो ये जो रूप आता है इस रूप की सहायता से इन दोनों फलनों के गुणा का अपन क्या कर लेते हैं समाकलन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब मिलेंगे उस समय अपन अवकलन और समाकलन पर कुछ उदाहरण देखेंगे। तब तक आप इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें।